नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी को लेकर के। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा इनकम फ्रॉम सैलरी को लेकर के हमारा ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है, दूसरा पार्ट रहने वाला है। इससे पहले कुछ बुनियादी टर्म्स को हम लोगों ने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड कर लिया था। मैं ये मान के चल रहा हूं आप सभी ने पहली क्लास अच्छे से लगा ली होगी, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास के अंदर आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं आपके इनकम फ्रॉम सैलरी को लेकर के। आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर आपका जो पेपर के अंदर क्वेश्चन सेकंड आएगा ना, करीब करीब 18 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा। और अगर मैं बात करूं आपके एंटायर सिलेबस की, आपके एंटायर सिलेबस के अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और डिफिकल्ट चैप्टर भी यही रहने वाला है। दैट्स व्हाई आप सभी के लिए जरूरी है एक एक चीज को अच्छे से समझना, एक एक टॉपिक की क्लैरिटी करना, ताकि आप लोग उन 18 नंबर को इजीली सिक्योर कर पाए। तो ये पहली वीडियो थी जहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया। यहां पे हम लोग सेक्शन 10 को अंडरस्टैंड करेंगे, 15 को अंडरस्टैंड करेंगे, 16 और 17 को अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोगों ने देखा इंप्लॉय क्या होता है, इंप्लॉयर क्या होता है, जो सैलरी टर्म है उसका क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, और कौन कौन सा कंपोनेंट एग्जैक्टली टैक्सेबल होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट टैक्सेबल नहीं होता है। इसके बाद मैंने बताया अलोवेंस क्या होता है, अलोवेंस कितने टाइप का होता है, और कौन कौन से अलोवेंस के ऊपर एग्जम्प्टेड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रीक्यूस्टीज को अंडरस्टैंड किया था, सेक्शन 17(2) को अंडरस्टैंड किया था। लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको बताया था अगर आप लोग सैलरी को कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कौन कौन से डिडक्शन आपको पढ़ने हैं। हालांकि आज हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जब हम लोग सैलरी की बात करते हैं, सैलरी के अंदर केवल आपको जो पैसा आपकी पॉकेट में मिला वो नहीं होता है, बल्कि सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। और अगर मैंने अगर सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया था, जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सैलरी की बात करें, एक नॉर्मल आदमी के लिए एक अलग मीनिंग होता है। अगर आप लोग इनकम टैक्स के स्टूडेंट है तो आपको बहुत डिटेल में जाकर के समझना होता है। मैंने क्लैरिटी कर दिया था, सैलरी के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। क्लियर? क्या रहने वाला है? आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप लोग अलोवेंस कहते हो। और तीसरा कंपोनेंट आपका परक्यूसिटीज रहता है। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये आपके तीन कंपोनेंट मिलकर के और किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? आपकी सैलरी की फॉर्मेशन कर देते हैं। यहां से आपकी क्या बन जाती है? सैलरी बन जाती है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था, अगर अलोवेंस की बात करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला अलोवेंस आता है आपका एचआरए का, माने हाउस रेंट अलोवेंस। ये किसके अंदर आता है? अलोवेंस के अंदर आता है। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसकी एजुकेशन के लिए आपको अलोवेंस मिलता है, जिसको आप लोग चाइल्ड एजुकेशन अलोवेंस बोलते हो। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल एक्सपेंस अलोवेंस भी आपको मिलता है। लास्ट एंड फाइनल आपको एक ट्रैवल अलोवेंस देखने को मिलता है। तो 4 तरीके के अलोवेंस हम लोग लास्ट वीडियो में अपना पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको टोटल ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना है तो बेसिक सैलरी, अलोवेंस और परक्यूसिटीज को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद इन तीनों डिडक्शन को हम लोग माइनस करेंगे, जब जाके आपके पास क्या मिलेगा? एक टैक्सेबल सैलरी मिलेगा। अगर आप लोग इन सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। आज की वीडियो किस पे डेडिकेटेड रहेगी? आज का हमारा टॉपिक और टाइटल क्या रहेगा? आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के अपने तरीके होते हैं। बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए अपने कुछ सिस्टम होते हैं, अपने कुछ मेथड होते हैं। और आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा बेसिक सैलरी के बिहा पे ही आपके अलोवेंस डिसाइड किए जाते हैं। उसी के बिहा पे एक परसेंटेज अलोवेंस का आपको दिया जाता है।
और बेसिक सैलरी के बिहा पे ही आपको परक्यूसिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे बेसिक सैलरी को कितने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपकी किताबों के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इलिस्ट्रेशन या सवाल भी लेके चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे सैलरी ना लिख करके डायरेक्ट आपको क्या कह देता हूं, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी। याद रखिएगा, क्या कह देते हैं आप लोग इसको, बेसिक सैलरी। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है, आपका सबसे अहम हिस्सा या फिक्स्ड हिस्सा होता है बेसिक सैलरी। जब भी आप लोग बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते वक्त हम दो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना है कितने सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दो तरीकों से आप लोग बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। पहला सिस्टम होता है जिसको हम लोग माय डियर फ्रेंड्स ग्रेड सिस्टम कहते हैं। याद रखना आपको कौन सा सिस्टम होता है, आपका ग्रेड सिस्टम होता है। और दूसरा जो सिस्टम आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम लोग ड्यू सैलरी। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए ग्रेड सिस्टम होता है और फिर क्या होता है, आपका ड्यू सैलरी होता है। ग्रेड सिस्टम के अंदर, सॉरी ड्यू सैलरी के अंदर भी हम दो तरीके से देखेंगे। आपकी सैलरी पे की जाती है एट द एंड डे ऑफ ए मंथ। एंड डे ऑफ ए मंथ माने आपकी सैलरी है वो महीने के आखिरी दिन पे की जाती है इस सिस्टम के अंदर। और अगर आप लोग बात करते हैं दूसरे की, तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट डे, या फिर सिंपल में अगर आप इसको मिटा के लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट डे ऑफ मंथ। आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट डे ऑफ मंथ। माने यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के कितने सिस्टम है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, दो सिस्टम है। पहला सिस्टम क्या कहलाता है, ग्रेड सिस्टम कहलाता है। दूसरा सिस्टम क्या कहलाता है, ड्यू सैलरी सिस्टम कहलाता है। यहां पर दो क्लासिफिकेशन बन जाती है। अगर आपको सैलरी महीने के आखिरी दिन दी जाए तो ये पहले तरीके का हो जाएगा, और अगर आपको सैलरी जैसे ये वाला महीना खत्म हो गया, आपको नेक्स्ट जो मंथ शुरू हो रहा है उसकी 1 तारीख को पे की जाए तो ये आपका सेकंड तरीका हो गया। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग बेसिक सैलरी से रिलेटेड सवाल को देखेंगे, बेसिक सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि ग्रेड सिस्टम में कैलकुलेट करना है कि ड्यू सिस्टम में कैलकुलेट करना है। ये बहुत बुनियादी बात है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या ग्रेड सिस्टम होता है और ये क्या ड्यू सिस्टम होता है। देखिए, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आपका इंटरव्यू क्रैक होता है, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर के अंदर आपकी सैलरी लिखी होती है। वहां पे कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपकी सैलरी लिखी हुई है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी ऑफर की गई है, मैं मान लेता हूं वो आपको 12,000 रुपए ऑफर की गई है। क्लियर? अब ये आपकी क्या है, सैलरी है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हाइफन लगा के 300 लिखा हुआ है। फिर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए, मैं इसको कह देता हूं, ये अगर आपकी सैलरी है 13,800 के ऊपर। क्लियर है? अब 13,800 के बाद हाइपर लगा हुआ है, फिर आपका 500 है, फिर आपका मैं मान लेता हूं यहाँ पे कितना है, आपका 15,000 लिखा हुआ है। क्लियर? कुछ इस तरीके की सैलरी है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं या अगर आप लोग पहली बार आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सैलरी का सिस्टम क्या है, यानी कि ये असल में मुद्दा क्या है, किस तरीके की सैलरी है। यहाँ पे तो 12,000 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 300 भी लिखा हुआ है, 13,800 भी लिखा हुआ है, 15,000 भी लिखा हुआ है। ये क्या सीन है? तो देखिए, इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। आइडिया फ्रेंड्स, ऑफर लेटर के अंदर आपकी सैलरी अगर इस तरीके से लिखी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। ग्रेड सिस्टम के अंदर जिस दिन आपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, अपनी ड्यूटी को, अपनी जॉब को ज्वाइन किया है, वहीं से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। जैसे अगर आप लोग कहें मैंने कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है, याद रखिएगा आपकी क्या है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, जिसको मैंने आपका 1/6/2025 के अंदर ज्वाइन किया है। याद रखिएगा कब ज्वाइन किया है, 1 जून 2025 को मैंने ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा आपका जो 1 साल है वो कब कंप्लीट होगा, वो आपका कंप्लीट होगा जैसे 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है तो 31 मई को, याद रखिएगा आपका कब होगा, 31 मई को आपका मई, ये पूरी साल कैलकुलेट हो जाएगी। माने यहां से अगर आप लोग कहना चाहे तो 31/5 और आपका कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। क्लियर? इस तारीख को जाकर के मेरा 1 साल पूरा
पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या कंप्लीट होगा, मेरा 1 ईयर कंप्लीट होगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जब भी आप लोग ग्रेड सैलरी की बात करेंगे ना, तो जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है उसी डेट से आपको कैलकुलेट करना है अपना 1 साल। ये तो बात क्लियर हुई आपके 1 साल की। अब ये जो आपकी लिखी हुई है ना, ये क्या है मैंने बता दिया, इसको हम लोग ग्रेड सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेड सैलरी। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल है, इंक्रीमेंट की डिटेल है, कितने टाइम के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपकी शुरुआत इस कंपनी में 12,000 से हुई है। याद रखिएगा, आपकी कंपनी में शुरुआत कितने से हुई है? 12,000 से हुई है। हर साल आपकी जो सैलरी है वो कितने रुपए बढ़ेगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। हर साल जो आपको इंक्रीमेंट लगेगा वो कितने का लगेगा? 300 रुपए का लगेगा। और ये 300 रुपए लग लग के जब आपकी सैलरी, ध्यान दीजिएगा, जब आपकी सैलरी 13,800 जो भी लिमिट है वो हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको लगेगा वो 500 रुपए का लगेगा। क्लियर है? और ये कब तक चलेगा? जब आपकी सैलरी 15,000 हो जाए या उससे आगे बियॉन्ड जाए। यानी कि ग्रेड सैलरी के अंदर आपको तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। ग्रेड सैलरी के अंदर आपको ध्यान देना है, जिस तारीख को आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसी तारीख से आपकी 1 साल कैलकुलेट होगी, ना कि फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से मार्च तक चलता है, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर वाला केस है हम लोग कहां पे लगा के चलेंगे? ड्यू सैलरी वाले केस के अंदर लगा के चलेंगे। यहां पे आपने जिस तारीख को ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसी तारीख से आपको 1 साल कंप्लीट करना है। और ग्रेड सैलरी के अंदर आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, अलोंग विद आपका इंक्रीमेंट कितना लगेगा, कौन सी साल कितना इंक्रीमेंट लगेगा, कब तक लगेगा, कितनी सैलरी के बाद फिर कितना इजाफा होगा, ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी जाती हैं। क्लियर? तो ये आपको एक बेसिक सी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके ग्रेड सिस्टम की। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, याद रखिएगा। मैंने मान लिया कोई भी आपका मिस्टर एक्स है जिसने XYZ लिमिटेड को, आपका XYZ ले लीजिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ XYZ लिमिटेड को ज्वाइन किया है। क्लियर है? अच्छा, इसने कंपनी को ज्वाइन किया है, याद रखिएगा, इसके पास, इसने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है ना, इसने कंपनी को ज्वाइन किया है, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, वही आपका बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, 1/6/2020 को। क्लियर है? इसने कब ज्वाइन किया है? 1/6/2020 को कंपनी को ज्वाइन किया है। और इसका जो ग्रेड सिस्टम है, इसकी जो सैलरी रखी गई है इनिशियल लेवल पे, याद रखिएगा, मान लीजिए मैं कह देता हूं, लेट अस कंसीडर इसकी सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ है। क्लियर है? याद रखिएगा, क्या है आपकी? 12,000 रुपए पर मंथ है। और जो आपका ग्रेड सिस्टम दिया गया है वो 12,000 से ही शुरू किया गया है, 12,000 है, फिर आपको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। और जब आपकी सैलरी मान लीजिए 14,000 हो जाएगी, उसके बाद आपको 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। और ये चलेगा जब तक आपकी सैलरी क्या नहीं हो जाती है? 20,000 नहीं हो जाती है। तो ये आपका ग्रेड सिस्टम मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको इसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है? इसकी ग्रेड सिस्टम के हिसाब से, ये कौन सा सिस्टम के हिसाब से? ग्रेड सिस्टम के हिसाब से इसकी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है। अब याद ये रखना है, बेसिक सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए। याद रखिएगा, कब के लिए कैलकुलेट करनी है? 2024-25 के लिए। तो पीछे सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपका असेसमेंट ईयर 2024 और 25 है माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2023 और 24। इतनी बात तो आई होप कि आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ये सारी बातें तो हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया है 2023 और 24। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। इसकी ज्वाइनिंग डेट है 1/6/2020, ठीक है। तो इसने यानी कि ज्वाइन किया आपका, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसने ज्वाइन किया है 1/6/2020 को ज्वाइन किया है। क्योंकि ग्रेड सिस्टम को फॉलो करना है तो 1 साल इसका कंप्लीट हो जाएगा 31 मई को, यानी कि आपका 05 ले लेता हूं डायरेक्ट, यहाँ पे 31/5/2021 को। क्लियर है? ये आपका 1 साल कंप्लीट होगा। फिर यहां से अगर आप लोग देखेंगे 1/6/2021 से इसकी अगली साल चलेगी और 31/5/2022 तक इसका
दूसरा साल हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका 1/6/2022 आप लोग लेके चलेंगे और यहाँ से आप लोग क्या कहेंगे 31/5/2023 तक इसका अगला साल हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग 1/6/2023 से लेकर के और आप लोग क्या कहेंगे 31/5/2024 तक चलेगा। हमें निकालना 23-24 का। हालांकि आगे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1/6/2024 से लेकर के और इसका क्या चलेगा 31/5/2025 तक चलेगा। ऐसे चलता रहेगा। हमें किस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, मुद्दे की बात यह है, हमें कैलकुलेट करना है 23 और 24 के लिए। याद रखिएगा हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है 23 और 24 के लिए। तो 23 और 24 उम्मीद करता हूं आप लोग बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसका जो ज्वाइनिंग डेट है वो क्या है 1/6 है, माने 1 तारीख 6ठा महीना 2024 से इसने ज्वाइन किया है। और जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो आपके फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। माने फिनेंशियल ईयर क्या होता है 1/4, जैसे आपको 23-24 का निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे 1/4/23 से लेकर के हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे आपका 31/3 और 2024 तक ऐसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये आपका फिनेंशियल ईयर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा इंक्रीमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, इंक्रीमेंट माने इसकी पहले साल सैलरी कितनी थी 20 से 21 के दरमियान आपकी 12,000 थी। ये कितनी है यहाँ पे इसकी सैलरी 12,000 है। इंक्रीमेंट लगा 500 रुपए का 12,500 हो गया। फिर से इंक्रीमेंट लगा तो 12,500 प्लस 500 कितना हो गया 13,000 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 14,000 तक चलेगा। फिर लगेगा इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 13,500 हो जाएगा। फिर अगली साल इंक्रीमेंट लगेगा तो 14,000 हो जाएगा। और 14,000 के बाद इसके ऊपर 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी सैलरी आप सभी के सामने है। आपको देखना है 1/4/2023 से 31/3/2024 तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस स्लैब के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे चौथे महीने से शुरुआत हुई ना आपकी, माने आपका अप्रैल और मई, ये 2 महीने तो इसमें है नहीं। आपका मई के बाद जून से लेकर के और आगे तक का सिस्टम क्लियर है, माने 2 महीने आपके इसके अंदर नहीं है, 2 महीने इस स्लैब के अंदर आ रहे हैं। यानी कि आपका जो अप्रैल है और जो आपका मई है, 2 महीने की सैलरी को लेके चलेंगे आप लोग 13,000 को लेके चलेंगे। माने आप लोग क्या कह सकते हैं जो अप्रैल के लिए आपको कैलकुलेट करना है और प्लस में जो मई के लिए कैलकुलेट करना है वो वाला सैलरी आपको 13,000 रुपए लेना है। ओके, ये कितना हो गया 13,000 हो गया। और आगे जो आपके 10 महीने बच गए, माने जो आपका जून से लेकर के और आपका यहां तक यानी कि मार्च तक जो बचा 10 महीने बचा, उसमें आपको 13,500 लेके चलना है। तो हम लोग क्या कहेंगे 13,500 मल्टीप्लाई बाई 10 महीने का है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1,35,000 बन जाएगा। क्लियर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर इसमें 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग टोटल बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब काफी बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये पूरा इतना झमेला करना पड़ेगा। यस, पूरा करना पड़ेगा, कोई रियायत नहीं है। अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा। आंसर तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को मैंने क्या बताया है। जब भी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने की बात आती है तो 2 सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। पहला ग्रेड सिस्टम होता है, दूसरा ड्यू सैलरी वाला सिस्टम होता है। ड्यू सैलरी को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। ग्रेड सिस्टम के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या है, कितनी साल तक आपका इंक्रीमेंट लगेगा, कितना लगेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये तमाम बातें ग्रेड सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। ग्रेड सैलरी जो आपको ऑफर की जाती है ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 1 साल को कैलकुलेट करना है। हालांकि जब आप लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे या सैलरी कैलकुलेट करेंगे उस दरमियान ऐसा नहीं रहेगा। उस दरमियान हमें फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर कोई भी बंदा है, मैं मान लेता हूं ये आपका मिस्टर वाई है, ठीक है, जिसने क्या किया है कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, इसको ज्वाइन कर लिया है। अगर मैं ज्वाइनिंग डेट की बात करूं, यहाँ पे आप लोग ले लीजिए कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है आपकी ज्वाइनिंग डेट की, तो ज्वाइनिंग डेट में मान लेता हूँ इसकी लेट अस कंसीडर जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, मैं ज्वाइनिंग डेट इसकी मान लेता हूँ 1/6/2024 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिए
1/6/2000 मैं 13 ले लेता हूं, ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग डेट ये है। अगर मैं बात करूं पीछे, अगर आप लोग XYZ कंपनी को ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग डेट कितनी होगी 1/6/2013। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड की बात करूं, ग्रेड सैलरी की बात करूं, तो वो कितनी दी हुई है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर इसकी सैलरी हम लोगों ने अब की बार 13,000 से शुरू की है और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा 500 रुपए का। ये कब तक चलेगा, जब आपकी सैलरी 14,000 रुपए हो जाएगी, फिर आपका 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। ये कब तक चलेगा, जब आपकी सैलरी 80,000 रुपए हो जाएगी। ये एक लंबा क्वेश्चन है, हालांकि हाइपोथेटिकल है, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, इसमें एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, आपको क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी को। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका क्या हो गया, ये बेसिक सैलरी। और किस असेसमेंट ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है, लेट अस कंसीडर, मैं कह देता हूं आपको 2020 और 21 के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहीं पे मैं साथ साथ आपका लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपका 2019 और कितना हो जाएगा आपका 2020। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेड सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है जो बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने से रिलेटेड है, ग्रेड सैलरी के ऊपर बेस्ड है। अब इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए क्या बताया मैंने। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, प्रीवियस ईयर ये हो गया है और आपका ग्रेड सैलरी कितना है, 13,000 रुपए से इसने ज्वाइन किया है और 500 रुपए का इंक्रीमेंट जब तक लगेगा 14,000 ना हो जाए। ज्वाइनिंग डेट क्या है, 1/6/2013 है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कहूं 1/6/2013 को इसने ज्वाइन किया, तो ये क्या करेगा 31 मई, माने आप लोग क्या कहेंगे 5/2014 को इसका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला साल लगेगा 1/6/2014 को और ये क्या हो जाएगा 31/5/2016 आ जाएगा। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे 1/6/14 के बाद 15, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 1/6/2015 से लेकर के आप लोग क्या कहेंगे 31/5/2016 लग जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे 1/6/2016 से लेकर के आपका क्या बनेगा अगला साल 31/5/2017 बन जाएगा। ऐसे हम लोग कहेंगे 1/6/2017 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2018 बनेगा। फिर क्या कहेंगे 1/6/2018 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2019 बनेगा। और फिर क्या कहेंगे 1/6/2019 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2020 बनेगा। आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई थिंक हमें इतना ही कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के अंदर इतना ही पूछा गया है। एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एक मिनट, ये थोड़ा सा साथ ले लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है हमें क्या करना है 2019 और 20 के लिए कैलकुलेट करना है और 19 और 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना इसकी शुरुआत में सैलरी कितनी थी 13,000 रुपए थी। आपका इंक्रीमेंट लगा 500 रुपए का इंक्रीमेंट लगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 500 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है तो 13,500 हो जाएगा। अगली साल 14,000 हो जाएगा। फिर 14,000 पहुंचने के बाद हमारा इंक्रीमेंट 1,000 रुपए का है, तो 14 के बाद कितना हो गया आपका 15,000 रुपए। फिर हर साल कितना हो गया 16,000 रुपए, फिर आपका 17,000 रुपए, फिर आपका कितना हो जाएगा 18,000 रुपए। ऐसे चलता रहेगा जब तक आपका 80,000, एक लंबा टाइम पीरियड है। हमें आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 19-20 के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं। अगर मैं कहूं फाइनेंशियल ईयर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 से लेकर के कहां तक जाएगा 31/3/2020 तक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही तो जाएगा ना आपका फाइनेंशियल ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर। इसके हिसाब से ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। क्या बताया था मैंने, ध्यान ये देना है कि जैसे इसने ज्वाइन किया है छठे महीने में, छठे महीने से पहले आपका जो साल है वो चौथे महीने में शुरू हो गया। अप्रैल और मई, आप किसकी बात कर रहे हैं, अप्रैल और मई की बात करें। अप्रैल और मई यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। 19 और 20 के अंदर आपका अप्रैल और मई नहीं आ रहा है। अप्रैल और मई कहां पे आ रहा है, इस साल के दरमियान आ रहा है, माने 1/6/2018 से 31/5/2019 के अंदर आपका 1/4/2019
और एक 5/2019 वाला क्राइटेरिया आ रहा है, माने 2 साल आपके कहां पे हैं, 2 साल आपके 17,000 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 17,000 और अब आपका जो 10 साल बच गया है, कितना बच गया, 10 साल जो इस टाइम पीरियड के दरमियान आ रहा है उसको कितने से कैलकुलेट कर देंगे आप लोग, 18,000 से कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे तो 1,80,000 बन जाएगा, प्लस में 17 दूनी 34,000 ये बन जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग इसको टोटल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टोटल बेसिक सैलरी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गई आपकी टोटल बेसिक सैलरी। क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत इजी तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स आपको करना ही पड़ेगा। अब हर जगह कैलकुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन के बिना तो इनकम टैक्स होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और जितना डिटेल में आई थिंक मैं करा रहा हूं शायद आपको किसी ने कराया होगा, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। किताब के साथ मैं काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराता हूं, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो सके। ये वाली बेसिक सिस्टम वाला आपको समझ में आया होगा, बेसिक सैलरी ग्रेड सिस्टम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जब आप एक बार ये समझ लेते हैं तो एक आपका आरपी रस्तोगी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ में आया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स ज्वाइन द सर्विस एट ए ग्रेड, ग्रेड देखिए 12,000 पे ज्वाइन किया, फिर 300 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है, 13,800 तक जाएगा, फिर 400 का लग रहा है, फिर 17,800 तक जाएगा। उसने ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया है, 1/6/2013 को ज्वाइन किया है। याद रखिएगा कब ज्वाइन किया है, 1/6/2013 को ज्वाइन किया है। और हमें 25-26 आपका असेसमेंट ईयर है। अगर मैं कहूं प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2024 और 25 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सा सवाल है। 12,000 से उसने शुरू किया है। ज्वाइनिंग डेट ध्यान रखिएगा, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उसकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे लिखी हुई है। ज्वाइनिंग डेट क्या दी हुई है, ज्वाइनिंग डेट दी हुई है 1/6/2013। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होगी, 1/6/2013 से। एक बार इसके फटाफट से हम ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 और 25 तक चलेंगे। देखिए 1/6/2013 को उसने ज्वाइन किया है, और ये कहां तक चलेगा ये डेटा आपका, 31/5/2014। यहाँ पे उसका 1 साल हो जाएगा, फिर 1/6/2014 से लेकर के और आपका 31/5/2015 चलेगा। ऐसे ही फिर क्या आएगा, 1/6/2015 से लेकर के आपका कितना चलेगा, 31/5/2016 चलेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, 1/6/2016 ले लेंगे और यहाँ से क्या चलेगा, 31/5/2017 चलेगा। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, 1/6/2017 से लेकर के 31/5/2018 आ जाएगा। ऐसे 1/6/2018 से लेकर के आपका अगला साल कितना बनेगा, 31/5/2018 बनेगा। ऐसे 1/6/2018 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2019 बनेगा। ऐसे 1/6/2019 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2020 बनेगा। ऐसे 1/6/2020 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2021 बनेगा। ठीक है, अब 1/6/2021 से लेकर के आपका अगला साल 31/5/2022 बनेगा। अब ऐसे ही आपका 1/6/2022 से लेकर के आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका 31/5/2023 बनेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन करते टाइम हमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, 1/6/2023 से लेकर के आपका 31/5/2024 बन जाएगा। ऐसे ही आपका 1/6/2024 से लेकर के क्या बनेगा, 31/5/2025 बन जाएगा। बस हमें 24-25 के लिए कैलकुलेट करना है, इतना बहुत है। अब क्या करना है, एक बार कैलकुलेटर देना, तो यहां तक समझ में आया होगा। अब हमें करना है इसकी सैलरी। सैलरी 12,000 से शुरू हुई थी, 300 रुपए का इंक्रीमेंट है। देखिए 12,000 से शुरू हुआ, फिर दूसरे साल कितना हो गया, 12,300 हो गया, फिर आपका अगले साल कितना हो गया, 12,600 हो गया, फिर अब अगले साल कितना हो गया, 12,900 हो गया, फिर अगले साल 300 ऐड कर देंगे तो 13,200 हो गया,
फिर अगले साल कितना हो गया 13,500 हो गया, फिर अगले साल कितना हो गया 13,800 हो गया। 300 का इंक्रीमेंट है ना, 13,800 पे पहुंचने के बाद अब 400 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आया कितने का होगा 400 रुपए का। तो 13,800 ये था और ये 14,200 या ना 8 और 4 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 14,000 हो जाएगा। 14,000 ही होगा ना, यानी कि हमने क्या कहा 13,800 के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा 13,800 प्लस में कितना उसके बाद 400 का है तो 14,200 बनेगा। कितना बनेगा 14,200। फिर इसमें कितना ऐड करना है, फिर से 400 ऐड करना है 14,600 बन जाएगा। फिर कितना ऐड करना है 400 ऐड करना है 600 प्लस 15,000 रुपए बन जाएगा। और फिर हमें कितना ऐड करना है आपका हमें फिर से 400 ऐड करना। कब तक ऐड करना है 17,800 तक ऐड करना है। तो 15,000 में अगर मैं 400 ऐड करता हूं तो 15,400 बनेगा। फिर आपका 15,800 बनेगा और फिर आपका 800, ठीक है 16,200 बन जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कभी कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके बता देना। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो कैलकुलेशन हो कैसे करना है। हमारा प्रीवियस ईयर कितना है 2024 और 25, ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर है 2024 और 25, ओके डन। हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो कब से लागू होता है 1/4/2024 से चालू होके 31/3 कितना है आपका 31/3/2025 तक जाएगा। क्लियर है। इस साल के दरमियान हमें इसकी जो इनकम है उसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए 24 और 25 वाला डेटा ये रहा हमारे पास 24 और 25 वाला डेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छठे महीने से शुरू हो रहा है हमारा साल। कब से शुरू हो रहा है अप्रैल से, तो अप्रैल और मई पेंडिंग है। अप्रैल और मई इससे पहले वाला लेना पड़ेगा। 2 महीने का आपका कितना है 15,800। माने आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15,800, ये तो 2 महीने की सैलरी हो गई है। और जो 10 महीने बच गए उसकी सैलरी क्या होगी आपकी 16,200। तो कितना हो जाएगा आपका 16,200। बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 15,800 है आपका मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 15,800 मल्टीप्लाई बाय 2 31,600। ये कितना हो गया आपका 31,600 और आपका ये तो आपका 16,200 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 1,62,000। कितना हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कितना 31,600, तो आपका 1,93,600 हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो गया 1,93,600। ये सैलरी बनती है इसकी बेसिक सैलरी। ये पूरा करना पड़ेगा आपको, देखिए पूरा करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कैलकुलेट करेंगे तभी आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आएगी। क्लियर। तो थोड़ा देख लीजिएगा कहीं पे कैलकुलेशन अगर मैंने मिस्टेक किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि वो कैलकुलेशन बाकी बच्चे ना करें। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये पूरा लफड़ा आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। बेसिक सैलरी के केस में ग्रेड सिस्टम क्या होता है क्लियर है। अब ग्रेड सिस्टम को एक बार आपने समझ लिया ना, अब हम क्या करेंगे ड्यू सैलरी को समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, ये आपकी सेम किताब का क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 4.2। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ए है जिसने ज्वाइन किया है सर्विस को 1/8/2020 के अंदर और उसका ग्रेड है 12,000, फिर 300 का इंक्रीमेंट होगा 13,800 तक सेम है, फिर 400 का इंक्रीमेंट होगा 17,800 तक। उसकी सैलरी फिक्स है 14,200, यानी कि 14,200 से शुरुआत कर रहा है। तो आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए उसकी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आप लोग इसको कर लेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया इस लेक्चर के अंदर मैं दोनों चीज आपको कवर कराऊंगा, तो हम थोड़ा और आगे चलेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका बेसिक सैलरी है, हमें बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है। और अभी अभी माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया बेसिक सैलरी को हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला कौन सा सिस्टम होता है, पहला आपका ग्रेड सिस्टम होता है। ग्रेड सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, ये अभी अभी मैंने क्लियर कराया। दूसरा सिस्टम होता है ड्यू सैलरी सिस्टम, ड्यू सैलरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ड्यू सैलरी है। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया 2 तरीके हैं। अगर आपकी सैलरी एट द एंड डे, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं एंड डे ऑफ मंथ अगर पे की जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने की दिक्कत तो क्या पहला मेथड है। एंड द अगला क्या है नेक्स्ट डे ऑफ मंथ, आप लोग क्या कह देंगे नेक्स्ट डे ऑफ मंथ अगर आपकी पे की जाती है तो दूसरा तरीका है। चीजें कुछ कुछ बदलेंगी, कुछ कुछ आपको समझना है क्या टेक्निकल है क्या नहीं है,
ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। ओके, यहां तक समझिएगा। जैसे मैं आपको बात करता हूं, हमारे पास कोई भी मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपका मिस्टर एक्स है, या फिर सिंपल लिख देता हूं मैं, आपका क्या है, मिस्टर एक्स है, जिसने एक्स वाई जेड लिमिटेड को ज्वाइन किया है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कोई लफड़ा नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लेता हूं मैं, इसने आपका 2024 के इनिशियल में ज्वाइन कर लिया था। 2024-25 के दरमियान जो इसकी सैलरी थी ना, वो फिक्स थी, 15,000 रुपए थी, मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और अगली साल जब आया 2025 और 26, तो इसकी सैलरी में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया। कितना हो गया आपका, 16,000 रुपए हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे एक साल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा, 2026 और कितना हो जाएगा 27, 1,000 रुपए का और इजाफा हो गया, मान लीजिए कितना हो गया आपका 17,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर आपकी सैलरी कब है, एट द एंड डे ऑफ ए मंथ, अगर आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, आपको क्या करनी है, उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। मैं मान लेता हूं प्रीवियस ईयर क्या है उसका, 2026 और 27, असेसमेंट ईयर कितना हो जाएगा, 27 28 हो जाएगा, 27 26 27 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो सैलरी है महीने के आखिरी दिन मिल रही है, माने जनवरी में जो काम किया उसकी सैलरी आपको जनवरी के आखिरी दिन मिल गई, फरवरी में जो काम किया फरवरी के आखिरी महीने में मिल गई, सॉरी आखिरी दिन मिल गई, मार्च में किया तो मार्च में मिल गई। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, आप मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी मिल जाती है आपको एट द एंड ऑफ द डे। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सैलरी जब आपको एक बार मिल जाती है तो ये आपका जो ड्यू सैलरी सिस्टम है उसको आप फर्स्ट कैटेगरी में कैलकुलेट करेंगे, जिसको क्या कहते हो, एट द एंड डे ऑफ द मंथ। क्लियर है, ये बहुत बेसिक बात समझ में आई। यानी कि आपने 2026-27 के लिए कैलकुलेट करना है, तो जनवरी की सैलरी जनवरी में मिली, फरवरी की सैलरी फरवरी में, मार्च की सैलरी मार्च में, यानी कि जिस महीने काम किया उसी महीने मिली। माने आपने 12 महीने काम किया और आपकी सैलरी है कितनी, 17,000 है, यानी कि आपके 12 महीने की 12 महीने, यानी कि जिस महीने आपने काम किया उसी महीने आपको सैलरी मिल गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2,04,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट बनेगा, 2,04,000 बनेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां से शुरू होती है, दिक्कत शुरू होती है अगर आपको सैलरी अगले दिन मिलती है। अगले दिन इन द सेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनवरी में काम किया फरवरी के पहले दिन मिली, फरवरी में काम किया मार्च के पहले दिन मिली, आपने मार्च में काम किया अप्रैल के पहले दिन मिली। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2026 और 27 के लिए। क्लियर है, हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, 2026 और 27 के लिए कैलकुलेट करना है। मैं एक बार सारे महीने लिख देता हूं, आपका जनवरी है, फिर आपका फरवरी है, और फिर आपका मार्च है, फिर आपका क्या है, आपका अप्रैल है, फिर आपका मई आ जाएगा, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, आपका मई, फिर क्या आ जाएगा, आपका जून आ जाएगा, फिर आपका जुलाई आ जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे आपका अगस्त आ गया, फिर आपका सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर आ गया, और फिर आपका दिसंबर आ गया। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, आपको सैलरी महीने के अगले दिन मिलेगी। जनवरी में जो काम किया उसकी सैलरी आपको कब मिली, फरवरी में मिली, माने 17,000 रुपए आपको मिल गई। क्लियर है, अब फरवरी में जो काम किया उसकी सैलरी आपको मार्च में मिली, अप्रैल में जो काम किया, सॉरी मार्च में जो काम किया उसकी अप्रैल में मिली, और जो अप्रैल में काम किया उसकी मई में मिली, मई को जो काम किया उसकी जून में मिली, जून को जो काम किया उसकी जुलाई में मिली, फिर जुलाई को जो काम किया उसकी अगस्त में मिली, जो अगस्त में काम किया उसकी सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, और नवंबर की दिसंबर में, और दिसंबर की कब मिलेगी आपको, जनवरी में। माने जो आपको सैलरी जनवरी में मिल रही है वो किस महीने की मिल रही है, वो लास्ट ईयर की मिल रही है। ये लोचा है यहाँ पे, आपको किसकी मिल रही है, लास्ट ईयर की मिल रही है। लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी आपको कब मिल रही है, जनवरी में मिल रही है। माने अगर 25 26 27 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जनवरी के अंदर आपको
आपको सैलरी किसकी मिली है, दिसंबर 2025-26 की मिली है, जिस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी, 16,000 थी। तो 17,000 की जगह यहाँ पे कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16,000 कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? एक मंथ स्किप हो गया, समझ में आया? एक मंथ का जो सैलरी है वो आपका दिसंबर वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रही है वो अगले महीने मिल रही है। इस महीने का कैलकुलेट किया, जैन का फेब, फेब का मार्च, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का कब मिला, जनवरी में। तो ये जो सैलरी मिला, ये सैलरी तो मिला जनवरी में, लेकिन ये लास्ट ईयर के दिसंबर का मिला। उस टाइम पे सैलरी कुछ और थी, इस साल 25-26 में कुछ और थी, 26-27 में कुछ और है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 17,000 मल्टीप्लाई बाय 11 महीने की हमें मिली। माने 17 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 11, 1,87,000। तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। और आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपकी लास्ट ईयर की सैलरी कितनी है, 16,000 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसी में ऐड कर देता हूं, आपका 16,000 2,03,000 बनेगा। कितना बनेगा, 2,03,000। क्लियर है? इस चीज को आपको ध्यान में देना है। कितना बना है, 2,03,000। और अगर आप लोग इसी सैलरी को कैलकुलेट करते, किसके लिए, आपके इस सिस्टम से, माने कि एंड ऑफ द डे अगर आपको सैलरी मिल जाती तो कितना मिल रहा था, 2,04,000। हालांकि अभी सैलरी में कोई ज्यादा हाइप नहीं है, इसलिए केवल 1,01,000 रुपए का आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक इतना कोई डिफिकल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे अगर आपको सैलरी सेम मंथ मिलती है, अगर आपकी सैलरी आपको क्या मिलती है, सेम मंथ मिलती है, तो डायरेक्ट जो आपकी मंथली सैलरी है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। लेकिन अगर आप लोग लास्ट ईयर वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपको नेक्स्ट डे, यानी कि आपका नेक्स्ट डे वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 11 महीने की जो सैलरी है, 11 मंथ की जो सैलरी है, उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ईयर सैलरी से, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सेम ईयर सैलरी से, और प्लस में एक मंथ आपका लास्ट ईयर की जो सैलरी है ना, यानी कि 1 मंथ कब आ जाएगा, लास्ट ईयर सैलरी जो थी आपकी महीने की, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा माय डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक सा तरीका है। टॉपिक आपकी किताब में बहुत छोटा था, लेकिन अगर आप लोग एग्जामिनेशन को उठा करके देखेंगे, पेपर को उठा करके देखेंगे, आप लोग पाएंगे यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और आगे लोचा हो सकता है अगर आप लोगों ने ये चीजों को नहीं समझा। और एज ए इनकम टैक्स स्टूडेंट आप सभी को इन तमाम चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन का कमेंट में मैं आंसर चाहता हूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में हमने सीखा, जब भी आप लोग बेसिक सैलरी की बात करते हैं, कितने सिस्टम हैं उनको कैलकुलेट करने के, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मल्टीपल एग्जांपल की हेल्प से हम लोगों ने क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। मानना मेरा ये है पर्सनली, आप सभी को चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी और आपके जहन में भी बैठ गई होंगी, और जो आपको होमवर्क मिला है उसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, टिल कीप